नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईवीएम पर विपक्ष के बड़े खुलासे की, संसद में सरकार की बढ़ती मुसीबत की। देखेंगे महाराष्ट्र में क्यों एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सामने किया सरेंडर, संभल हिंसा के पीछे किसका है हाथ, जानेंगे झारखंड सरकार में हेमंत के साथ कितने मंत्री लेंगे शपथ, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला। बोले, बीजेपी ने अपने नेताओं के लिए झूठ बोलो इनाम पाओ, ओछा बोलो आगे बढ़ो की प्रतियोगिता कर रखी है शुरू। संभल में मस्जिद के बाद अब अजमेर दरगाह शरीफ का होगा सर्वे, अदालत ने स्वीकार की हिंदू पक्ष की याचिका। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश की जबरदस्त वापसी, तीसरा मुकाबला जीतकर स्कोर किया 1.5 से बराबर। वर्ल्ड चैंपियन डिंग लिरेन से चल रहा है मुकाबला। शेयर बाजार में तेजी, 230 की बढ़त के साथ 80,234 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 80 अंकों की बढ़त के साथ 24,274 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर मचा बवाल थमता नहीं दिख रहा है। महाविकास अघाड़ी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। ईवीएम में वोटों की हेराफेरी कैसे हुई, इसे सामने लाने की तैयारी एमबीए ने कर ली है। साफ कर दिया है कि वो वीवीपैट की पर्चियों की गिनती कराएगा। तो क्या है एमबीए का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे मानने को एमबीए तैयार नहीं हो रहा है और ये जीत अब सवालों में है। और अब एमबीए नेताओं ने साफ कह दिया है कि वो चुनाव परिणाम का सच सामने लाकर ही रहेंगे। एमबीए के हारे हुए उम्मीदवारों ने अब अपने क्षेत्रों में ईवीएम और वीवीपैट यूनिटों से वोटों का मिलान कराने की तैयारी पूरी कर ली है। महाविकास अघाड़ी के एक नेता ने विपक्षी गठबंधन के हारे हुए उम्मीदवारों के इस कदम को लेकर जानकारी दी। इससे पहले शिवसेना यूबीटी के कई हारे हुए उम्मीदवारों ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए थे। ठाकरे ने अपने आवास में हुई बैठक में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर मंथन किया। मुंबई की चांदीवली सीट से चुनाव हारने वाले कांग्रेस के नेता आरिफ नसीम खान ने कहा कि हमने इस मुद्दे पर ठाकरे से बात की। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं से शिकायत मिली है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका काफी ज्यादा है। कई लोगों ने नतीजों पर शंका जाहिर की है। एक लोकतंत्र में इन शिकायतों का सत्यापन जरूरी है और इसलिए मैं और कई लोग जिन्हें हार मिली है वो ईवीएम वीवीपैट में वोटों का सत्यापन कराएंगे। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के एक विधायक ने भी डाले गए वोट और गिने गए वोटों में मेल न होने की बात कही। उन्होंने कहा कि लगभग सभी उम्मीदवारों ने ईवीएम को लेकर शंका जाहिर की है। ऐसे में अब ये फैसला हो गया है कि ईवीएम के परिणामों का वीवीपैट मशीन की पर्चियों से मिलान कराया जाएगा। अगर ईवीएम और वीवीपैट के वोटों में अंतर आता है तो पूरे चुनाव को रद्द करवाने की मांग तेज हो जाएगी। यानी कहा जा सकता है कि एनडीए ने भले ही जीत हासिल कर ली है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से ईवीएम का मुद्दा उठा रहा है उसे देखकर बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि बीजेपी कितने दिन तक जीत की खुशी मना पाती है। विपक्ष एमबीए की सच्चाई सामने लाने की तैयारी में है, तो अदानी मामले की सच्चाई लाने की कोशिश में भी विपक्ष जुटा हुआ है। इसके लिए सरकार पर दबाव भी बनाया गया है। संसद में इस मामले को इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत के साथ उठाया है, जिसके बाद सत्ता पक्ष की संसद नहीं चलाने की जिद पर अड़ता दिख रहा है। तो कैसे संसद में फंस गई है मोदी सरकार, देखिए रिपोर्ट। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव दिखाई दे रहा है और टकराव का कारण एक बार फिर गौतम अडानी ही बने हुए हैं। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने अडानी के मुद्दे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 12 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। हालांकि 12 बजे दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने विरोध करना जारी रखा। इसके साथ विपक्ष ने सदन में संभल में हिंसा का मुद्दा भी उठाया। विपक्ष का विरोध बढ़ता देख दोनों सदनों की कार्यवाही 28 नवंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद परिसर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे पर कहा, आपको लगता है कि अडानी आरोपों को स्वीकार करेंगे?
जाहिर है कि वो आरोपों से इनकार करेंगे। मुद्दा ये है कि जैसा कि हमने कहा है, अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सैकड़ों लोगों को छोटे छोटे आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है और गौतम अडानी पर अमेरिका में हजारों करोड़ रुपए का आरोप है। उन्हें जेल में होना चाहिए और सरकार उन्हें बचा रही है। दरअसल 21 नवंबर को यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस की ओर से कहा गया था कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के एवज में भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। अब कल यानी 28 नवंबर को वायनाड से नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी शपथ लेने वाली है। मगर इसके अलावा कल संसद में और क्या क्या घटनाक्रम रहने वाला है, ये तो देखने वाली बात होगी। बताते चले कि संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान सदन में कुल 16 विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें से 11 विधेयक चर्चा के लिए पटल पर रखे जाएंगे, जबकि 5 विधेयक कानून बनने के लिए मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। मणिपुर और अदानी मामले में मोदी सरकार मुश्किल में घिर गई है। अदानी का मामला तो महाराष्ट्र चुनाव में भी उठा था, लेकिन चुनाव नतीजे महायुति के पक्ष में चले गए। लेकिन सीएम कौन होगा, इसका फैसला महायुति में अभी तक नहीं हो पाया है। पहले तो यही तय नहीं था कि सीएम किस दल का बनेगा, लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने कह दिया है कि सीएम बीजेपी का होगा। तो क्यों शिंदे ने किया सरेंडर, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। शिंदे ने साफ कर दिया है कि बीजेपी जिसे चाहे उसे सीएम बनाए। शिवसेना बीजेपी के सीएम का समर्थन करेगी। शिंदे ने कहा, मुझे पद की लालसा नहीं, जब मैं मुख्यमंत्री था तब पीएम मोदी मेरे साथ खड़े रहे। मैंने 26 नवंबर पीएम को फोन किया था। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, मन में कोई अड़चन न लाएं। हम सब एनडीए का हिस्सा हैं। भाजपा की बैठक में जो फैसला लिया जाएगा हमें मंजूर होगा। कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, हम सरकार बनाने में अड़चन नहीं बनेंगे। अब शिंदे के ऐलान से शिवसेना में ही खलबली मचती दिखाई दे रही है, क्योंकि जब एमबीए की सरकार थी तो सीएम पद शिवसेना के पास था। शिंदे ने बगावत की, महायुति में शामिल हुए तो भी शिवसेना के पास ही सीएम पद रहा और अब चुनाव के बाद जब नई सरकार बनी है तो बीजेपी ने शिवसेना से सीएम पद छीन लिया है। दावा किया जा रहा है कि शिंदे सीएम पद के बदले गृह मंत्रालय मांग रहे थे। बीजेपी ने शिंदे की इस मांग को भी नहीं माना है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने साफ कर दिया था कि अगर शिंदे तैयार नहीं होते हैं तो बीजेपी को अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बना लेना चाहिए। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी कहा था कि बीजेपी ही अपना सीएम बनाएगी और ये अब सच साबित होता दिखाई दे रहा है। वैसे ये भी तय माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। किस दल के कितने मंत्री होंगे, इसका फॉर्मूला भी तय हो गया है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार ने जिस तरह से बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया था और कहा था कि अगर बीजेपी सीएम बनाती है तो वो उसका समर्थन करेंगे, इससे शिंदे के लिए सीएम पद के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो गए थे। महाराष्ट्र की तस्वीर साफ हो रही है तो यूपी के संभल में तस्वीरें चिपकाई जा रही हैं। योगी सरकार का फरमान आया है, 24 नवंबर को संभल में जिन लोगों ने हिंसा की उससे नुकसान की भरपाई की जाएगी। लेकिन ये हिंसा क्यों हुई, इस पर सवाल बने हुए हैं और इस बीच सर्वे के आदेश का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। यूपी के संभल में हिंसा का चौथा दिन है, लेकिन संभल तहसील में इंटरनेट लगातार चौथे दिन भी बंद है। इस बीच अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में संभल मामले को लेकर आवेदन दाखिल किया है। जमीयत ने कहा है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते धार्मिक स्थलों के सर्वे का आदेश अदालतें दे रही हैं, ये गलत है। जमीयत ने कहा कि धार्मिक स्थलों के 1947 वाले स्वरूप को बनाए रखने की बात कहने वाले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से लागू होना चाहिए। इस बारे में जमीयत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। इसी के साथ मौलाना महमूद मदनी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को एक पत्र भी भेजा है, जिसमें उनसे अनुरोध किया है कि कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए वे तत्काल हस्तक्षेप करें। वहीं दूसरी तरफ जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 100 पत्थरबाजों के पोस्टर भी जारी कर दिए हैं। इनमें हाथ में पत्थर लिए हुए ज्यादातर लड़के मुंह बांधे हुए हैं। यूपी के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा, कानून बिगाड़ने वालों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी करने वाले, माहौल बिगाड़ने वालों से जो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई उनसे की जाएगी। बता दें कि हिंसा में अब तक पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 27 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से सर्वे की मांग हो रही है उससे विवादों के पिटारे खुल रहे हैं और अब अजमेर की दरगाह शरीफ के सर्वे की याचिका कोर्ट में पहुंच चुकी है, यानी एक और विवाद खुलने वाला है। लेकिन इन सब के बीच झारखंड में किसी तरह का विवाद नहीं है। यहाँ नई सरकार की शपथ की पूरी तैयारी हो गई है, देखिए रिपोर्ट।
झारखंड की राजधानी रांची में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो गई हैं। गुरुवार 29 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन चौथी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं मंत्रिमंडल की बात करें तो सीएम के अलावा कुल 11 मंत्री कैबिनेट का हिस्सा होंगे, जिसके लिए 6, 4 और 1 के अनुपात में बंटवारा फाइनल होने की खबर सामने आई है। यानी जेएमएम के 6, कांग्रेस के 4 और आरजेडी के 1 विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं इस समारोह की बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल सहित इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज शिरकत करने वाले हैं। इसी को लेकर प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा की खास व्यवस्था भी की है। रांची पुलिस लाइन में 500 से ज्यादा वाहनों को वीआईपी मेहमानों के लिए तैयार रखा गया है। वहीं दक्षिण भारत से आने वाले अतिथियों को भाषाई दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए अंग्रेजी बोलने समझने वाले अधिकारियों को उनके सहयोग करने का जिम्मा सौंपा गया है। जेएमएम का दावा है कि नई सरकार के गठन के बाद वो झारखंड की जनता के लिए काम करना लगातार जारी रखेगी। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार का शपथ ग्रहण होगा। हेमंत लगातार दूसरी बार सीएम बनेंगे। झारखंड में कोई परेशानी नहीं दिख रही है, लेकिन यूपी बीजेपी के सामने बड़ी परेशानी जरूर आती दिख रही है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर गवाहों को धमकाने का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है और इसके बाद से कहा जा रहा है कि आशीष की जमानत खारिज हो सकती है। लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। आशीष मिश्रा पर गवाहों को धमकाने के आरोप लगाए गए हैं, जिस पर कोर्ट ने जवाब देने का निर्देश दिया। दरअसल एक शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के जरिए 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 4 हफ्ते में हलफनामा पेश कर आरोपों पर जवाब मांगा है। इस मामले में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने सुनवाई की। इस दौरान आशीष मिश्रा के वकील से एक हलफनामा दाखिल करने को कहा गया, जिसमें आशीष मिश्रा पर लगे आरोपों पर सफाई मांगी गई है। हालांकि आशीष मिश्रा के वकील ने आरोपों से इनकार किया। बता दें कि साल 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के दौरान 8 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। आशीष फिर जेल जा सकते हैं, तो वहीं पाकिस्तान की जेल में बंद इमरान खान के जेल से बाहर आने की उम्मीद कम होती जा रही है। उनकी रिहाई के लिए पीटीआई ने जो प्रदर्शन किया था उसे पाकिस्तानी सेना ने दबा दिया है। इमरान समर्थकों को इस्लामाबाद से खदेड़ दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के पूर्व सीएम इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस्लामाबाद में अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया है। पीटीआई के समर्थक पूर्व सीएम इमरान खान की रिहाई के लिए आंदोलन कर रहे थे, जिसके बाद सेना और समर्थकों के बीच झड़प हो गई और अब आंतरिक मंत्रालय द्वारा एक बयान जारी किया गया है। इसमें बताया गया कि इस्लामाबाद में पूरी रात पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अभियान चलाते हुए प्रदर्शन स्थल को खाली करा लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई, आंसू गैस के गोले दागे गए और हजारों की संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया। आंदोलन का नेतृत्व कर रही इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी और केपी के सीएम अली अमीन गंदापुर ने भी प्रदर्शन स्थल छोड़ दिया। बुशरा बीबी ने प्रदर्शन समाप्त करने का भी ऐलान कर दिया। इस प्रदर्शन में 6 सुरक्षा कर्मी सहित 11 लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग घायल हुए। शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सना उल्ला ने कहा कि रेंजर्स और पुलिस के ऑपरेशन के दौरान बुशरा बीबी और अली अमीन गंदापुर धरने वाली जगह से भाग गए हैं। उनका कहना है कि करीब 500 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। दूसरी तरफ पीटीआई ने आरोप लगाए हैं कि रात को पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। पीटीआई के 4000 से ज्यादा समर्थकों को गिरफ्तार किए जाने का दावा किया जा रहा है। दरअसल पीटीआई कार्यकर्ता पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर देश भर से इस्लामाबाद में जमा हुए थे, जहां उनकी रिहाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
ईवीएम से दुनिया में कहीं भी चुनाव नहीं होते भारत को छोड़कर। जैसे अकेले विश्वगुरु सिर्फ भारत में मिलते हैं, वैसे ही ईवीएम भी सिर्फ भारत में ही प्रयोग होती है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बैलेट पेपर की चुनाव में वापसी से इनकार कर दिया है, तो इस पर तो नो कमेंट। सो गुड बाय बैलेट पेपर। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।